जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें हम एंजाइटी ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? पीपल विद post traumatic stress disorder feel stress and fear that cause distress interference with their lives after having been exposed to a traumatic event। इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसे इवेंट से गुजर के जाते हैं जिसके बाद से आपको एक स्ट्रेस जो है वो आपके माइंड में रहता है। फॉर एग्जांपल, आपके किसी ऐसे करीबी अजीज़ की डेथ हो जाती है, उसकी वजह से आप लोग एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में रहते हैं। कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जहाँ पे फ्लड्स आया, उस फ्लड का खौफ, स्ट्रेस जो है वो आपके माइंड में है। अब्यूसिव लैंग्वेज है, कोई लोग इम्प्रिजनमेंट, अगर आप जेल में कोई लोग रह के आते हैं तो उसके बाद उनके अंदर भी एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बेसिकली पोस्ट से मुराद यह आता है कि वो डिसऑर्डर जो आपकी एक लाइफ गुजारी और आपकी लाइफ स्पैन के अंदर एक ऐसा इफेक्ट आया जिसकी वजह से आप में ये चेंजेस आई। देन व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीटीएसडी? पीटीएसडी क्या है? मे बिगेन मंथ और इवन ईयर आफ्टर इवेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम ये इवेंट प्लेस हुआ उस टाइम नहीं होगा, हो सकता है उस इवेंट के काफ़ी अरसे बाद ये चीज़ आपके जहन में आ रही हो। और जो पीपल विद पीटीएसडी experience flashback or high level of anxiety or arousal along with re-experiencing the trauma, persistent negative alteration in mood or cognition and strong desire to avoid any reminder of the event। अब जो बेसिकली क्या आपके पास फ्लैशबैक आ रहे होते हैं आपके, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपके किसी करीबी अजीज़ की डेथ होगी तो आपको कुछ अर्से बाद उसकी डेथ का सीन बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा, बार बार आपको फ्लैशबैक कर रहा होगा, जो कि अफेक्ट कर रहा होगा आपके मूड के ऊपर, आपके कॉग्निशन के ऊपर। इसमें क्या होता है कि दे मे लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स दे यूज टू इन्जॉय। फिर आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट खो देते हैं जो आपको अच्छा लगता था। स्टार्टेड स्ट्रेलर इजीली एंड हैव डिफिकल्टी इन फीलिंग अफेक्शन एंड मे एक्सपीरियंस टेरर, रेंज, डिप्रेशन और इंसोमिया। बिहेवियर चेंजेस मे इंक्लूड इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, रेकलेसनेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट या क्या होगा? आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। एंड द सिम्टम्स मे बी फेल्ट स्पेशली व्हेन अप्रोचिंग द एरिया वेयर द इवेंट टुक प्लेस। और ये ख़ास तौर पर उस वक्त ज़्यादा असरअंदाज होगा जब आप उस एरिया के करीब आएंगे जहाँ पे एक्चुअली वो इवेंट जो था वो प्लेस हुआ था, जहाँ वो इवेंट अक्कर हुआ था। वैन एनिवर्सरी या फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने पहले कहा कि अजीज़ की डेथ हुई, जब उसकी डेथ एनिवर्सरी आएगी तब ये चीज़ ज़्यादा एग्रीवेट करेगी, ज़्यादा आपके माइंड को स्ट्रेस में लेके जाएगी। नाउ विल डिस्कस डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बेसिकली क्या है? आपके क्लिनिकल डिप्रेशन है, इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शंस। जो आपके इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शंस हैं बॉडी के, उसके अंदर अफेक्ट कर रहे होते हैं और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आ रहा होता है आपकी बॉडी के ऊपर। Those who suffer from major depressive disorder feel an intensive sadness। बहुत ज़्यादा आप सैडनेस होगी, लोनलीनेस आ जाएगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा इन परस्यूट दैट वंस गेव देम प्लेयर। आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे जहाँ पे आपको पहले इंजॉयमेंट या प्लेजर मिलता था। And these negative feelings profoundly limit the individual's day-to-day functioning and ability to maintain and develop interest in life। अब ये कहोगा क्योंकि ये ऐसी फीलिंग्स होंगी जो आपको नेगेटिवली प्रमोट करेंगे, नेगेटिवली आपके अंदर एक सेटबैक लेके आ रही होंगी, जिससे आपकी क्या होगा, आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो भी ख़त्म होंगी, प्लस आपका इंटरेस्ट भी जो है वो लाइफ के अंदर ख़त्म होता जाएगा। The salient features of major depressive disorders में क्या है? Depressive disorder can occur at any age and the median age of onset is 32 years। किसी एज पे स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली अब जो साइंस कहती है वो 32 ईयर्स ऑफ एज पे इसके ज़्यादा चांसेस हैं। Reoccurrence of depressive episode is fairly common and is greatest for those who first experience depression बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स। वो बच्चे जिनको 15 साल से पहले की उम्र में एक दफ़ा डिप्रेशन का अटैक हुआ है, तो देयर इज़ अ चांस कि उनको दोबारा भी अटैक होगा, मे बी लेटर ऑन एट द एज ऑफ 30s और एट द एज ऑफ 40s। अबाउट ट्वाइस एज मैनी वुमेन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन दैन वुमेन। और जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको ज़्यादा अटैक होता है डिप्रेशन का एज़ कम्पेयर टू मेल।
देन बिहेवियर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, डिप्रेशन में आपके कौन कौन से बिहेवियर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ होती हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है, चेंज इन एपिटाइट, वेट लॉस और गेन। क्या होता है, आपको भूख लगना कम हो जाती है, आपकी भूख का जो पीरियड है वो ख़त्म होता है, कभी आपका वज़न बढ़ने लग जाता है या कम होने लग जाता है। डिफ़िकल्ट होता है टू कंसनट्रेट और रिमेंबर डिटेल्स एंड मेकिंग डिसीजन। फिर समटाइम यू हैव फटीग एंड डिक्रीज एनर्जी, आपको थकावट महसूस होगी, आपको अपनी बॉडी की आपको बॉडी के अंदर एनर्जी फील नहीं होगी। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड पेसिमिज्म। अब यहाँ पे क्या आएगा, आपको ये फील होगा कि बस मेरा कोई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ज़िंदगी के अंदर। देन इंक्रीज यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, कुछ लोग जो है इन डिप्रेशन वो अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। रेस्टलेसनेस आ जाएगी, आपको ज़िंदगी बेचैन सी हो जाएगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, आप उन एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ को पसंद नहीं करेंगे जो आपको पहले प्लेयर देती थी। आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अबाउट योर पर्सनल अपीयरेंस एंड आपको पेन होगा, हेडेक है, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाते हैं। देन स्लीप डिसऑर्डर आ जाते हैं, आइदर ट्रबल स्लीपिंग और एक्सेसिव स्लीपिंग है। एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड एंड और अटेम्प्ट एट सुसाइड। तो ये बिहेवियर है जब आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आप भी ये देखते हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई अगर मैं इस कंपनी में काम करूँ और मेरी मेडिसिन कौन सी हैं या मेडिकली मैंने अगर लोगों को जज करना है, पर्सनैलिटीज़ को जज करना है, तो मैंने इसको देखना है। आप इसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को देखेंगे जो आपके पास काम कर रहे हैं। अगर आपका एक एम्प्लॉय, आप देखते हैं कि एक एम्प्लॉय का वेट रिड्यूस हो रहा है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके पीछे क्या रीजन हैं। मे बी वो डिप्रेशन में हो, अगर वो डिप्रेशन में है तो ये हो सकता है कि उसको आपने उसके डिप्रेशन को कम करना है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम इन सब डिसऑर्डर्स को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास persistent depressive disorder. A persistent depressive disorder क्या है? The essential feature of this disorder is a depressed mood that occurs for most days for at least 2 years. यानी कि आपको 2 साल तक आप इसी ही कंडीशन में रहें तो हम कहते हैं ये परसिस्टेंट है, कि आप यकसुई के साथ यानी कि कंसिस्टेंटली आप डिप्रेस्ड हैं। इफ़ द फुल क्राइटेरिया ऑफ अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिसऑर्डर, द इंडिविजुअल शुड बी डायग्नोज विद अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर आप वही टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। दोज आइडेंटिफाइड विद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्क्राइब देयर मूड्स एज सैड और डाउन इन द टर्म्स। जो परसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट होंगे अपने डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, हम उनको क्या डिस्क्राइब, वो अपने मूड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमेशा सैड ही डिस्क्राइब करेंगे। दीज इंडिविजुअल्स आर मोस्ट लाइकली टू डेमोन्स्ट्रेट कमोबिडिटी। कमोडिटी मीन्स हम जैसे पहले डिस्कस करेंगे, आप एट अ टाइम आपके 2 मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आप फील कर रहे होते हैं एज ए इंडिविजुअल। विद अदर मेंटल डिसऑर्डर्स स्पेशली आपको एंजाइटी भी होगी, हो सकता है आप सब्सटेंस यूज ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। देन दोज आइडेंटिफाइड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, आपको एट अ टाइम दोनों डिसऑर्डर्स चल रहे होंगे, आप डिप्रेशन में भी होंगे और आप एंजाइटी में भी होंगे। फिर आता है आपके पास सुसाइड। अब सुसाइड क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ डिप्रेशन कैन आल्सो हैव अ वेरी वैरायटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर बिहेवियर। जो डिप्रेशन है वो आपके बिहेवियर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है। इसलिए कहते हैं कुरान पाक में भी है मायूसी गुनाह है। मायूसी क्या है? बेसिकली जब हम होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं, वो कहता है हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हदीस में, कुरान पाक में कि मायूसी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपने खुदा पे यकीन करना चाहिए कि वो हमें उसमें हेल्प आउट करेगा। इंडिविजुअल में बिकम लेस प्रोडक्टिव एंड सोशली विड्रॉन। क्या होता है कि आप अपने काम करना छोड़ देते हैं और आप सोशली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, लोगों के साथ आप बातचीत करना छोड़ देते हैं। द पर्सन सेंस ऑफ होपलेसनेस, वही आगे मायूसी एंड सैडनेस में बिकम सो स्वेयर दैट ही और शी कंसीडर अटैम्प्ट्स और इवन सक्सीड इन कमिटिंग सुसाइड। अब बेसिकली अगर आप रिसेंटली देखें, काफ़ी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बना के आपके एक इंडियन एक्टर का देखा कि जो उसने सुसाइड कर लिया। अब उस सुसाइड में ये 2 चीज़ें थी, द होपलेसनेस एंड सैडनेस। अब होपलेसनेस, मायूसी, उसके ऊपर इतनी ओवरशेड होगी, ओवरकम कर लिया उसने, उसको इतना उसने कैप्चर कर लिया कि वो फर्दर सोच ही नहीं सकता, तो उसने अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लिया एंड अटैम्प्ट की फॉर सुसाइड और उसमें वो सक्सीड हो गया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से बेजार हो चुका था, दुनिया से मायूस हो चुका था। तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए हमें। तो सुसाइड इज़ द 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड। अगर यूनाइटेड स्टेट में देखें तो
10th नंबर पे आपकी लीडिंग कॉज है सुसाइड। अकॉर्डिंग टू AFSP, वुमेन आर मोर लाइकली टू अटैम्प्ट सुसाइड बट मैन आर मोर लाइकली टू सक्सीड। अब यहाँ पे क्या आ गया, फीमेल अटैम्प्ट ज़्यादा करती है लेकिन जो सक्सेस रेशो है वो मैन की ज़्यादा है। वन रीज़न मैन आर मोर लाइकली टू सक्सीड मेथड दे चूज, जो मेथड यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से वुमेन विल मोर ऑफन टेक ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन व्हाइल मैन चूज अ गन। ठीक है, तो वो एक फैक्टर आ गया कि मेल और फीमेल में हमारे पास कैसे है। अदर फैक्टर दैट आल्सो इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ सुसाइड इंक्लूड प्रायर सुसाइड अटैम्प्ट, फैमिली हिस्ट्री आपके ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ है, इंसर्सिनेशन है, एक्सपोजर टू द सुसाइडल बिहेवियर ऑफ अदर्स इन जनरल है। तो बेसिकली आपकी जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, वो भी अफेक्ट कर रही होती है आपके इस डिसऑर्डर्स के ऊपर, जिसकी बेस के ऊपर इंसान सुसाइड कर रहा होता है। सो अगर हम ओवरऑल एक इसको कंक्लूड करें कि सुसाइड में बेसिकली क्या आ गया कि जब इंसान होपलेस हो जाता है, जब इंसान सैड हो जाता है और उसके लिए वो समझता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, बेसिकली मायूसी है। तो इसलिए मायूसी कुफर है, हमें मायूस नहीं, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमने मायूस नहीं होना, हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने हर सिचुएशन में हमने मुकाबला करना है। ठीक है, तो ये दीज आर द थिंग जिसको हम देखते हैं कि सुसाइड लोग क्यों कर रहे होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, वाइल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरवेलमिंग नेगेटिव मूड्स आ गए इसमें। अब बाइपोलर कैरेक्टराइज्ड बाय स्विंग्स इन मूड, वहाँ पे हमने कहा कि आपके नेगेटिव मूड आ जाते हैं, यहाँ पे आपके मूड के अंदर स्विंग्स आ रहे हैं, एक्टिविटी के अंदर स्विंग्स आ रहे हैं, एंड ओवरली हाई एंड एनर्जेटिक टू सैड एंड फटीग एंड बैक अगेन विद पीरियड ऑफ नियर नॉर्मल मूड एंड एनर्जी इन बिटवीन। आप एकदम गुस्सा हो जाएंगे और एकदम आपको सैड हो जाएंगे और एकदम आप ठीक हो जाएंगे। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड वेयर एक्सपीरियंस विद डिप्रेशन आर फॉलोड बाय मोर normal period than a period of mania and euphoria, in which the person feels particularly awake, alive, talkative, excited, energetic and involved in everyday activities. तो ये क्या आ गया आपके पास, हम कह सकते हैं स्प्लिट टाइप ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी। एट अ टाइम आप सैड भी हो रहे हैं और थोड़े ही लम्हे बाद आप हैप्पी भी हैं। फिर उसके बाद जब हम सेलिएंट फीचर ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स को देखते हैं, हाउएवर द इंडिविजुअल इज आल्सो इम्पल्सिव, एग्रेटेड, डिस्ट्रैक्टेड एंड इन्वॉल्व एक्सेसिवली इन एक्टिविटीज दैट हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग है, सेक्सुअल इंडिस्क्रेशन है एंड फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो कि आपके पता है कि इसके नेगेटिव ही कॉन्सिक्वेंस होंगे। विदाउट ट्रीटमेंट it is likely that patient would cycle back into a depression and then eventually into mania again, with the likelihood that would harm himself or other in the process। अब ये क्या हो रहा है कि आपका एक साइकिल चल रहा है, उसमें आप कभी सही हो रहे हैं कभी गलत, तो इसलिए उसका भी इलाज ज़रूरी है। फिर आपके पास साइक्लोमैथिक थीमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। साइक्लोथीमेटिक डिसऑर्डर्स इज डायग्नोस्ड फॉर दोज इंडिविजुअल demonstrating numerous fluctuation period of hypomanic or persistently elevated, expansive or irritable mood and depressive symptoms, but these behaviors do not meet the criteria for a bipolar disorder। इसको हम आगे हम साइकिल में देखते हैं तो उसमें आपको चीज़ समझ आ जाती है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। आपका साइकिल ऑफ डिप्रेशन है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेसर है, मेडिकल इलनेस हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वर्क प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है। फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पुअर स्लीप है, आपके पेन है, आपकी लो एनर्जी है, पुअर कंसंट्रेशन है, पुअर एपिटाइट है, खाना नहीं, भूख नहीं लगती। फिर बिहेवियर्स हैं, सोशल विड्रॉन है, डिक्रीज एक्टिविटीज़ हैं, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है, लैक ऑफ इनिशिएशंस हैं, थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, लो सेल्फ एस्टीम, सैड, होपलेसनेस। ये तमाम एक साइकिल के फॉर्म में हम जब भेज रहे होते हैं वो आपके ऊपर एक डिप्रेशन डाल रहे होते हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, सोशली फैक्टर्स, बिहेवियर्स भी, आपके स्ट्रेसेस भी, आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी और थॉट्स एंड फीलिंग्स भी। देखें अगर हमारी ज़िंदगी में अगर देखें
हमारी ज़िंदगी में सबसे मसला क्या है, हम नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं। वो हम क्या करते हैं, और हम सबसे ज़्यादा दूसरे के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं और अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं। ऑलवेज थिंक अबाउट अ पॉजिटिव। हमें अपने ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को जैसे हम सोचना शुरू करेंगे तो हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जितना हम नेगेटिव सोचते जाएंगे हम डिप्रेशन में जाते जाएंगे। हम बीमार हैं और बीमार, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस कोविड-19 को देखें, कोरोना में बेसिकली वो क्या कहते हैं कि आपने डिप्रेस नहीं होना। इफ़ यू आर मेडिकल इल, आपको फॉर एग्जांपल अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर आप पॉजिटिव होते हैं कोविड पेशेंट, तो इसमें आपने डिप्रेशन में जस्ट अब इलनेस जिसको आप कवर कर लेंगे। अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो भी ये आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और ज़्यादा असर करेगी। तो इसलिए आपने उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने स्टिक रहना है और आपने इसको रखना है कि वी कैन मूव फॉरवर्ड और हम इससे निकल जाएंगे, तो आपको वो मसला नहीं करेगा। फिर आता है कि हमारे पास शीजोफ्रेनिया। अब शीजोफ्रेनिया बेसिकली क्या है, सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। अब ये क्या आ गया, एक ऐसी पर्सनैलिटी आप बन जाते हैं कि आपका जहाँ पर रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट होते हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, सोशल विड्रॉल है, डिटोरिएशन ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर। विद द पेशेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी दे आर एक्सपीरियंसिंग साइकोसिस। अब क्या हो गया कि आपका रियलिटी से आपने अपना ताल्लुक तोड़ लिया। सीजोफ्रेनिया पेशेंट्स से होते हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक छूट जाता है। इसमें जब सबसे पहले हम देखते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया बेसिकली इज अकम्पनीड बाय वैरायटी ऑफ सिम्टम्स बट नॉट ऑल पेशेंट्स हैव ऑल ऑफ देम। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ही वो सिम्टम्स हों। हम इसलिए सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं टू पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम। सबसे पहले हमारे पास आ गया पॉजिटिव सिम्टम जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आ जाते हैं, रेफर टू प्रेजेंस ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर एक्सपीरियंस दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन अदर पीपल। वो बिहेवियर जो कि नॉर्मल पीपल में ऑब्जर्व नहीं हो रहे होते हैं, जो एबनॉर्मल में ऑब्जर्व होते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया almost always suffer from hallucination. Hallucination क्या है, which are imaginary sensation that occurs in the absence of real stimulus or which are gross distortion of a real stimulus। कि वो रियल में वो चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, आप उसको सोच रहे हैं, वो क्या आपकी हेलुसिनेशन है। इसने ऑडिटरी उसने हेलुसिनेशन में क्या बताया कि जो इसमें लोग होते हैं उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, इमेजरी वॉइसेस होते हैं कि कोई मुझे बुरा भला कह रहा है, भाई कोई मुझे ऐसा कह रहा है। अब सामने रियलिटी में कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन उसको सुन रहा है। और कुछ को विजुअल हेलुसिनेशन होती है कि वो मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है, कोई डेवल है, कोई शैतान है, वो मुझे देख रहा है। अब वो क्या आ गई, आपकी विजुअल हेलुसिनेशन आ गई। तो ऑडिटरी में आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, विजुअल में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाता है। फिर डिल्यूजन्स ये हैं, दोज विद शिज़ोफ्रेनिया आर कॉमनली एक्सपीरियंस डिल्यूजन्स which are false beliefs not commonly shared by others within one culture and maintained even though they are obviously out of touch with reality। अब ये आपके false beliefs हैं। people with the delusion of grandeur believe that they are important, famous or powerful। आप कहते हैं मैं ताकतवर हूँ, मैं important हूँ, and they often become convinced that they are someone else such as president or they have some special talent or ability। अब इसमें क्या है, मैं सब कुछ हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट। अब वो क्या है, आपके ये एक डिल्यूजन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड ने आपको एक डिल्यूजन दिया है। फिर आता है पीपल विद डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब वो क्या, बिलीव दैट अ पर्सन और ग्रुप सीक टू हार्म देम। इसमें आपको क्या लगता है, या वो लोग मुझे मार देंगे, वो ग्रुप मुझे मार देगा। एंड दे मे थिंक दैट दैट पीपल आर एबल टू रीड देयर माइंड्स एंड कंट्रोल देयर थॉट्स। और उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग जो हैं वो मेरे माइंड को भी पढ़ रहे हैं और मेरी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ वायलेंस। क्योंकि जब आपको ये लगेगा या वो बंदा मुझे मारेगा तो आप उसको इन रिस्पॉन्स मारेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है, वो डिल्यूजन एक क्रिएट हो चुकी है, एक डिसऑर्डर आपके अंदर आ गया। देन डिरेलमेंट आ जाता है, द शिफ्टिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर विदाउट फॉलोइंग एनी वन लाइन of thought to conclusion. In addition, they may exhibit grossly disorganized behavior, including inappropriate sexual behavior, peculiar appearance and dress, unusual agitation, shouting and swearing, strange body movement, and awkward facial expression. It is most also common for those with schizophrenia to experience inappropriate facts. For example, a patient may uncontrollably laugh when hearing sad news। अब ये क्या आ गया, आप
जो आपको बिहेव करना चाहिए आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी अपीयरेंस बड़ी अजीब सी बनाई होती है, बाज़ लोगों वो क्या होते हैं, वो डिसऑर्डर है, उनकी बॉडी की मूवमेंट है, बाज़ लोग चिल्ला रहे होंगे, कसमें खा रहे होंगे, वो भी एक डिरेलमेंट है। अब आपका एक इनअप्रोप्रिएट फैक्ट आ रहा होगा, जैसे एक पेशेंट है कि अगर वो सैड न्यूज़ पे भी हंस रहा है तो इट मीन्स उसका मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब है। देन movement disorder also noted and can appear as a repeating and certain motion again and again on random and frenzied motor activity during which they become hyperactive and incoherent. आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इन अदर केस मूवमेंट डिसऑर्डर कैन इंक्लूड कैटोनिया, a state in which person does not move and appears oblivious to environment. अगर आप इसमें देखें कि इसमें वो आपके पास एक जो एक मूवी थी, इंडियन मूवी, जिसमें एक बंदा दिखाया कि वो सिर्फ स्टिक होकर बैठा हुआ किसके ऊपर, एक व्हील चेयर के ऊपर, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो इसका शिकार था, इस बीमारी का। तो एटलीस्ट वन ऑफ द को पॉजिटिव हेलुसिनेशन डिल्यूजन रिलेट में मस्ट बी प्रेजेंट फॉर शिज़ोफ्रेनिया टू बी डायग्नोज, तो हमें वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, रेफर टू द लॉस और डिटोरिएशन ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ टिपिकल फंक्शनिंग। अब यहाँ पे क्या आ गए कि आपके डिटोरिएशन ऑफ थॉट्स में आ रहे हैं और आपका बिहेवियर जो है वो टिपिकल फंक्शनिंग वो चेंज हो रहा है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इंक्लूड सोशल विड्रॉल है, आपकी पुअर हाइजीन है, ग्रूमिंग है, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पेशेंट ऑफन suffer from flat affect, which means they have a blank facial expression and speak in monotone even though they may report feeling emotions. अब वहाँ पे क्या है, वो कहते हैं मैं फील, अब जैसे चाइनीज है वो आपको वैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन के ना उनकी खुशी का पता लगता है ना गमी का पता लगता है। लेकिन जो नेगेटिव सिम्टम में जब हम इसमें देख रहे हैं तो वो सिम्टम जिसमें वो ऐसा लग रहा होता है कि वो आपको कुछ फील ही नहीं दे रहे होते, कोई इमोशनलेस उनकी चीज़ें आ रही होती है। नेगेटिव सिम्टम आर प्रेडिक्टर ऑफ डिटोरिएटेड फंक्शनिंग इन एवरीडे लाइफ, आपकी एवरीडे लाइफ के फंक्शनिंग के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, एंड मेक इट पॉसिबल फॉर सफर टू वर्क और टू केयर फॉर देम सेल्फ। फिर आपके पास कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या हैं, आर चेंजेस इन द कॉग्निटिव, सोचने की प्रोसेस के ऊपर आपका अफेक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग कंप्रीहेंडिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड मेंटेनिंग फोकस एंड अटेंशन, प्रॉब्लम विद वर्किंग मेमोरी and trouble using information immediately after it is learned. The cognitive symptoms of schizophrenia are typically difficult for outsiders to recognize but make it extremely difficult for the person with schizophrenia to lead a normal. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपकी सोचने की सलाहियत के ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है, आपको चीज़ें समझने की सलाहियत के ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है। अगर आप इसमें देखें जो तारे ज़मीन पर एक मूवी में बचे, उसको ये दिखाया गया, उसमें क्या था, उसको समझने की वो इन्फॉर्मेशन को उस तरह नहीं सीख सकता था जैसे बाकी बच्चे सीख रहे थे। तो उसके अंदर क्या है, वो सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स, वो शिज़ोफ्रेनिक पर्सन था, बच्चा था, जिसकी वजह से उसको सिखाने के लिए एक डिफरेंट मोड चाहिए था, वो आम बच्चों की तरह से सीख नहीं सकता था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। Personality disorder basically a disorder characterized by inflexible pattern of thinking, feeling or relating to others that cause problem in personal, social and work situation. तो बेसिकली जब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो किसके ऊपर अफेक्ट करेंगे, आपका सोचने का नज़रिया, आपका महसूस करने का नज़रिया और आप किस तरह दूसरों के साथ रिलेट करते हैं उसको आता है। तो बेसिकली जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, तो कैरेक्टराइज बाय ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर्स हैं, ड्रामेटिक और इरेटिक बिहेवियर्स हैं, एंशियस और इनहिबिटेड बिहेवियर्स हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के क्लस्टर्स और सिम्टम्स एंड साइन दिए हुए हैं, तो अगर क्लस्टर ए है दैट इज़ ऑड क्लस्टर, ठीक है, जिसमें पैरानॉइड और सीजोनाइड और सीजोटिपिक टाइपल पर्सनस आते हैं। ये क्या होंगे, सस्पिशियस ऑफ अदर्स होंगे, इनएबिलिटी टू फॉर्म एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा इन सोशल रिलेशन, स्ट्रेंज थॉट पैटर्न होंगे, मैजिकल थिंकिंग होगी, जादुई सोच होगी इनके अंदर, ये भी एक आ गया। फिर क्लस्टर बी इम्पल्सिव क्लस्टर आ जाता है, जिसमें हिस्टोरिक आ जाते हैं, एंटी सोशल आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन आ जाते हैं। इसमें बेसिकली इनके अगर सिम्टम्स क्या होंगे, टेंडेंसी टू बी ओवरली इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ड्रामेटिक होंगे, डिसाइडफुल होंगे, मैनिपुलेट करेंगे लोगों को, हिस्ट्री ऑफ कंडक्ट प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड, उनमें देखें अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वो क्या होंगे कि वो बचपन में ही वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होंगे, मूडी होंगे, फियर अमेंडमेंट होंगे, फील्ड एम्प्टी होंगे, सेल्फ म्यूटिलेट्स और अटैम्प्ट वो होंगे जो सुसाइड कर रहे होंगे।
फिर आपके पास एंशियस क्लस्टर आता है जो क्लस्टर सी है, जो डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव और अवॉइडेंट के ऊपर है। वेरी सेंसिटिव होंगे टू इंटरपर्सनल रिलेशन, हैज़ difficult being alone, doesn't like to end relation, and excessive concern with details, order lines and rules, difficulty relaxing having fun। तो बेसिकली ये तीन आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, जिसमें ऑड क्लस्टर है, इम्पल्सिव क्लस्टर है और क्लस्टर सी जो कि एंशियस क्लस्टर है। तो उस लिहाज से हमने पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड कर लिया कि वो लोग जो सस्पिशियस ऑफ अदर होंगे वो क्लस्टर ए में आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, पैरानॉइड होंगे, जो हिस्टोरिनिक होंगे वो बेसिकली सेल्फ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, डिफ़िकल्ट होंगे, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होंगे इन देयर यंग हुड, इन देयर चाइल्डहुड, तो वो आपके पास आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके पास चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ADHD and ASD, attention deficit and hyperactivity disorders, and autism spectrum disorder. These two disorders have recently raised concern because they are being diagnosed significantly more frequently than they were in the past. ये दो टाइप के, ये कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? सबसे पहले आ गया attention deficit / hyperactivity disorder is a behavioral disorder characterized by inattention and hyperactivity, impulsivity, in which symptoms are present before 12 years of age। अब यहाँ पे वो बच्चे जो कि हाइपर एक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिव नज़र आ गए होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास इस डिसऑर्डर में फॉल कर रहे होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं ADHD में? डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजिंग, अपने आप को डिसऑर्गेनाइज रखेंगे, 12 साल से कम उम्र बच्चों की बात हो रही है, पुअर मैनेजमेंट स्किल होगी, ट्रबल मल्टीटास्किंग होंगे, एक्सेसिव एक्टिविटी और रेस्टलेस होंगे, रेस्ट नहीं करते होंगे, हर वक्त एक्टिव रहते होंगे, पुअर प्लानिंग होगी, देन फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होंगे, उनका मूड जो है वो बार बार चेंज हो रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एंड कंप्लीटिंग टास्क होगा, हॉट टेम्पर होंगे, एंड ट्रबल कोपिंग विद स्ट्रेस, और उनको स्ट्रेस के साथ किस तरह कोप करना है वो नहीं आ रहा होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स क्या है? डिसऑर्डर ऑफ न्यूरल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बाय रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे क्या आ गया? आपका सोशल इंटरेक्शन जो है, मीन्स कि आप बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आता है। जब वो आपका ये फैक्टर जो आएगा, इसमें बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होगी कि वो किस तरह कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करें विद अदर, इनके इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, रिपीटेटिव बिहेवियर। सिम्टम दैट हर पर्सन इज एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली इन स्कूल, वर्क एंड अदर एरिया ऑफ लाइफ। क्योंकि जब उसको कम्युनिकेट और सोशली डिसोसिएट किया जा रहा होगा, इंटरेक्शन नहीं हो रही होगी, तो वहाँ पे वो अपने आप को प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर सकता होगा इन सोसाइटी। What are the salient features of ASD? Basically make clinical और inconsistent eye contact नहीं करेंगे ये बच्चे, नॉट लुक और लिसन टू द पीपल, अपनी इंजॉयमेंट को शेयर नहीं करेंगे, फेलिंग टू और ब्रिंग स्लो टू रिस्पॉन्ड टू समवन कॉलिंग देयर नेम्स और टू अदर वर्बल अटेम्प्ट्स टू गेन अटेंशन नहीं देंगे, हैविंग डिफिकल्टी फॉर कन्वर्सेशन में उनके अंदर डिफिकल्टी होगी, फेशियल एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड जेस्चर दैट डू नॉट मैच विद व्हाट इज़ बीइंग सेड, उनके फेशियल जेस्चर पोस्चर वो उसकी कम्युनिकेशन के साथ मैच नहीं करे होंगे, ट्रबल होगी अंडरस्टैंडिंग अदर person's viewpoint को, being unable to predict or understand the other people action. Then restrictive and repetitive behaviors may include repeating certain behaviors or have unusual behavior. For example, repeating word or phrases, behavior is called echolalia। अब क्या होगा? आप बार बार एक वर्ड्स को रिपीट कर रहे होंगे बच्चे, वो आपके लिए एक सिम्टम है। then having lasting intense interest in certain topics such as numbers, detail, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, फोकस इंटरेस्ट नहीं होगा, गेटिंग अपसेट होंगे बाय स्लाइटली चेंज इन द रूटीन, अगर उनकी रूटीन को ज़रा सा चेंज कर दिया जाए तो वो अपसेट हो जाएंगे, बीइंग मोर और लेस सेंसिटिव दैन अदर पीपल टू सेंसरी इनपुट सच एज लाइट, नॉइज एंड क्लोथिंग एंड टेम्परेचर। तो बेसिकली आपके पास वो सिम्टम्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर एंड होता है अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नो डाउट इट्स अ लेंथी चैप्टर जिसमें आपको डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे होंगे, और इसको पढ़ने का हमें मकसद ये है ताकि जब हम फील्ड में जाएंगे, इन मार्केटिंग में जाते हैं, HR में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें, या आप एक फाइनेंस में भी जाके एक बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो जो आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, अगर वो शाउट कर रहा है तो आपने उसके माइंड को समझना है। मे बी वो उस टाइम किसी ऐसे डिसऑर्डर से गुजरा हो, मे बी वो स्ट्रेस में हो, मे बी वो डिप्रेस्ड हो, तो आपको अगर ये चीज़ आइडिया होगी तब आप उसके लिहाज से उसके साथ कोप कर सकते हैं। तो इसी तरह जब मार्केटिंग में है तो आप अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि कंज्यूमर किस तरह सोचता है, उसको कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लाइक
आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं या जो आप फ्री कॉल फ्री आपके नंबर होते हैं जहाँ पे कस्टमर आपको कॉल है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत से लोग मिलेंगे जो सीजोफ्रेनिक होंगे, जो स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेस होंगे। आपने उनको किस तरह डील करना है। और सेम एज इट इज जब आप एचआर में अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करना है, उनको देखना है कि वो एम्प्लॉयज़ किस तरह बिहेव कर रहा है, एम्प्लॉयज़ का आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, उन तमाम फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये हमें डिसऑर्डर्स को समझना ज़रूरी है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इन्हीं डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे इसका इलाज हम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर।